नमस्कार। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये शब्द कितनी बार इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा हक है ना? पर कभी सोचा है कि इस एक छोटे से शब्द में कितनी ज्यादा ताकत छिपी हुई है? आज हम इसी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि जिसे हम अधिकार कहते हैं, वो हमारी किसी भी आम इच्छा या चाहत से कितना अलग और कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से इस बातचीत को शुरू करते हैं। क्या अपनी पसंद की कोई भी ड्रेस पहनकर स्कूल जाना एक अधिकार कहा जा सकता है या ये बस एक ख्वाहिश है? ये छोटा सा सवाल असल में हमें इस पूरी चर्चा की जड़ तक ले जाएगा। देखिए, यहां पर फर्क एकदम साफ दिखने लगता है। एक तरफ है हमारी चाहतें, जैसे कि अपनी मर्जी के कपड़े पहनना या दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहना, और दूसरी तरफ है वो दावे जिन्हें हम अधिकार कहते हैं, जैसे कि काम करके अपना जीवन चलाने का अधिकार या बिना डरे अपनी बात कहने की आज़ादी। इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ी और बहुत ही जरूरी लकीर है। तो चलिए अब इसी लकीर को और गहराई से समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव है चाहत और अधिकार के बीच का ये अहम फर्क। तो फिर ये अधिकार असल में है क्या? ये सिर्फ कोई इच्छा नहीं है, बल्कि एक जायज दावा है। एक ऐसा दावा जिसे समाज भी सही मानता है और जिसे कानून का सहारा भी मिला हुआ है। और सबसे जरूरी बात, ये वो चीजें हैं जिनके बिना कोई भी इंसान सम्मान और गरिमा के साथ जी ही नहीं सकता। और हां, इसकी एक बहुत सीधी सीधी शर्त भी है। कोई भी दावा तब तक अधिकार नहीं बन सकता जब तक वो खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचाए। मिसाल के तौर पर, कोई ये नहीं कह सकता कि नशीले पदार्थों का सेवन करना उसका अधिकार है, क्योंकि ये साफ तौर पर सेहत के लिए हानिकारक है। तो जो चीज नुकसान पहुंचाए वो अधिकार नहीं हो सकती। अच्छा, तो यहीं से हमारा अगला सवाल खड़ा होता है। अगर अधिकार हमें नुकसान से बचाते हैं तो फिर वो हमें देते क्या हैं? असल में अधिकार वो जरूरी शर्तें हैं, वो माहौल है जो एक गरिमा भरा जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। आइए देखते हैं कि कैसे। यूं समझिए कि अधिकार एक अच्छी जिंदगी की नींव की तरह हैं। ये हमें अपनी काबिलियत को पूरी तरह से निखारने का मौका देते हैं, सही गलत में फर्क करने की समझ देते हैं और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की आज़ादी भी। जैसे शिक्षा का अधिकार हमें सोचने समझने की ताकत देता है, ठीक वैसे ही आजीविका का अधिकार हमें आत्मनिर्भर बनाता है। पर ये इतना शक्तिशाली और जरूरी विचार आखिर आया कहां से? इसकी जड़ें हमारे इतिहास में कितनी गहरी हैं? चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि ये सोच प्रकृति से निकलकर इंसानियत के दिल तक कैसे पहुंची। सदियों पहले इन्हें प्राकृतिक अधिकार कहते थे। मतलब ये माना जाता था कि ये अधिकार हमें ईश्वर या प्रकृति ने दिए हैं और इन्हें कोई राजा या शासक भी हमसे छीन नहीं सकता, जैसे कि जीने का, आज़ादी का और संपत्ति का अधिकार। पर आज हमारी समझ इससे कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी है। अब हम इन्हें मानव अधिकार कहते हैं, क्योंकि इन्हें पाने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, आपका इंसान होना। ये इस क्रांतिकारी विचार पर टिका है कि हर इंसान बराबर है, और इसी विचार के दम पर हम आज हर तरह के भेदभाव को चुनौती देते हैं। इस पूरे विचार को महान दार्शनिक इमैनुअल कांट ने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखा। उन्होंने कहा, हर चीज की या तो कीमत होती है या गरिमा। जिसकी गरिमा होती है वो अनमोल होता है। ये एक लाइन इस पूरे विषय के दिल तक पहुंचती है। कांट का संदेश बहुत सीधा और साफ है। इंसान कोई सामान या कोई औजार नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। हर इंसान की अपनी एक गरिमा है, वो अपने आप में अनमोल है, और क्योंकि हर इंसान अनमोल है, इसीलिए वो बिना किसी शर्त के अधिकारों का हकदार है। मानव अधिकारों की पूरी इमारत इसी नैतिक नींव पर खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि एक नैतिक विचार, एक फलसफा असल जिंदगी की गारंटी कैसे बनता है? यहीं पर एंट्री होती है राज्य की, यानी सरकार की। चलिए देखते हैं कि कैसे एक दावा एक कानूनी हक का रूप लेता है। देखिए, ये सफर अक्सर एक नैतिक दावे से शुरू होता है, जो इंसान की गरिमा की सोच से पैदा होता है। फिर जब लोग एकजुट होकर इसके लिए आवाज उठाते हैं तो ये एक सामाजिक मांग बन जाती है, और आखिर में जब दबाव बढ़ता है तो राज्य इस मांग को मान्यता देता है और इसे अपने संविधान या कानूनों का हिस्सा बना लेता है। मतलब ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसे लोग अपनी आवाज से आगे बढ़ाते हैं। और यहां पर एक बात गांठ बांधने वाली है, सरकारें हमें अधिकार देती नहीं हैं, वो सिर्फ उन अधिकारों को पहचानती हैं, उन्हें मान्यता देती हैं, जो इंसान होने के नाते हमारे पास पहले से ही हैं। अधिकारों का असली स्रोत हमारी साझा इंसानियत है, कोई सरकार या कोई कानून नहीं।
इसका सीधा मतलब ये है कि राज्य पर दो तरह की जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक तरफ कुछ काम है जो उसे करने ही चाहिए, जैसे कि शिक्षा के लिए स्कूल खोलना या सबकी सुरक्षा पक्की करना। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ काम है जो उसे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जैसे किसी को बिना किसी वजह के गिरफ्तार करना या किसी के बोलने की आज़ादी में दखल देना। एक में उसकी सक्रिय भूमिका है और दूसरे में दखल न देने की। और हाँ, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारों के बारे में हमारी समझ कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ बदलती है, बढ़ती है और विकसित होती है। चलिए इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि जैसे जैसे हमारा समाज बदला, अधिकारों का दायरा भी फैलता गया। 19वीं सदी में गुलामी के खिलाफ उठी आवाज से लेकर आज एक साफ सुथरे पर्यावरण और टिकाऊ विकास के अधिकार की मांग तक ये सफर आज भी जारी है, क्योंकि इंसान की गरिमा के सामने नई नई चुनौतियां हमेशा आती रहती हैं। और यही सफर हमें आज एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जिस तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है, उसे देखते हुए सोचने वाली बात यह है कि मानवाधिकारों की अगली बड़ी लड़ाई किस मुद्दे पर होगी और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हम सबकी क्या भूमिका होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये अधिकार यानी राइट्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, अधिकार का मतलब सिर्फ हमारी मर्जी या इच्छा नहीं है। ये वो दावे हैं, वो हक हैं जिन्हें समाज सही मानता है और कानून जिनकी गारंटी देता है। और क्यों? ताकि हर इंसान, हर व्यक्ति एक सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। यही हमारी पूरी बातचीत का बेसिस है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे अधिकारों की नींव, फिर एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या अधिकार हैं, सम्मान से जीने के क्या अधिकार हैं। फिर हम उस सिचुएशन को भी देखेंगे जब अधिकार आपस में टकराते हैं, और सामाजिक अनुबंध क्या है, और आखिर में एक सतर्क नागरिक का क्या कर्तव्य है। सब कुछ समझेंगे। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, अधिकारों की नींव। आखिर ये अधिकार आते कहाँ से हैं? इसे अच्छे से समझने के लिए ना हम इन्हें कुछ कैटेगरीज में बांटकर देखते हैं। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी कैटेगरी है एक नागरिक के रूप में हमारे अधिकार। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार की, किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो इसमें आते हैं राजनीतिक अधिकार। ये वो राइट्स हैं जो हमें सरकार चलाने में, मतलब शासन में, सीधे तौर पर हिस्सा लेने की पावर देते हैं। जरा सोचिए, कानून के सामने सब बराबर हैं, हमें वोट देने का हक है, हम चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। ये सब अधिकार ही तो पक्का करते हैं कि सरकार जो भी करे वो लोगों की मर्जी से हो। अब पॉलिटिकल राइट्स के साथ साथ ही आते हैं हमारे सिविल राइट्स, जिन्हें हम नागरिक स्वतंत्रता भी कहते हैं। ये हमारी पर्सनल फ्रीडम को बचाते हैं, जैसे हमें अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, और हाँ, सरकार से असहमत होने का भी अधिकार। जब ये पॉलिटिकल और सिविल राइट्स साथ मिलकर काम करते हैं, तभी एक हेल्दी डेमोक्रेसी बनती है। पर रुकिए, अधिकार सिर्फ वोट देने या सरकार की आलोचना करने तक ही सीमित नहीं है। इनका एक और बहुत बड़ा पहलू है, और वो है एक सम्मान भरी, एक डिग्निटी वाली जिंदगी जीने का अधिकार। और यहीं पर आते हैं हमारे आर्थिक अधिकार। ये अधिकार पक्का करते हैं कि हर इंसान के पास अपनी जिंदगी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने का साधन हो। मतलब अच्छा वेतन मिले, काम करने की जगह ठीक हो, सोशल सिक्योरिटी हो, और सबसे ज़रूरी, हर किसी को खाना, पानी और सिर पर छत मिले। मकसद ये है कि कोई भी गरीबी की वजह से बिना सम्मान के जीने पर मजबूर ना हो। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। इसका एक जीता जागता सबूत है भारत का MGNREGA प्रोग्राम। ये असल में आजीविका के अधिकार की गारंटी है, जहां सरकार लोगों को कम से कम रोजगार देने का वादा करती है। आर्थिक अधिकारों की तरह ही सांस्कृतिक अधिकार भी बहुत जरूरी हैं। ये हमारी पहचान को, हमारे कल्चर को बचाते हैं। सोचिए, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई कर पाना या अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए इंस्टीट्यूशंस खोल पाना, ये सब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, यहां तक तो सब बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन असल दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान का अधिकार दूसरे इंसान के अधिकार से टकरा जाता है। तब क्या करें? चलिए NCERT के कुछ केस स्टडीज देखते हैं। सोचिए, क्या कोई स्कूल सिर्फ एक धर्म के बच्चों के लिए हो सकता है? नहीं, ये अन्याय है, क्योंकि ये सबको बराबर मौके देने के अधिकार का उल्लंघन है। या फिर क्या लड़कियों के वेस्टर्न कपड़े पहनने पर बैन लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ये उनकी पर्सनल आज़ादी का हनन है।
और अंतरजातीय शादी पर रोक, ये तो अन्यायपूर्ण होने के साथ साथ गैर कानूनी भी है। तो आप देख रहे हैं, इन अधिकारों के बीच एक बैलेंस बनाना कितना जरूरी और मुश्किल भी है। अब एक और मुश्किल सवाल, मान लीजिए एक फिल्म बनती है जिससे किसी खास कल्चर के लोगों को लगता है कि उनकी बेइज्जती हुई है, तो क्या उस फिल्म को बैन कर देना चाहिए? एक तरफ है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने की आज़ादी, दूसरी तरफ है लोगों की भावनाओं का सम्मान। ये एक बहुत बड़ी बहस है और एनसीईआरटी चाहता है कि हम इस पर सोचें ताकि हम इनके बीच एक सही संतुलन ढूंढना सीखें। और यहीं से हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक अनुबंध। ये क्या है? इसे एक अनलिखे समझौते की तरह समझिए। समाज हमें अधिकार देता है और बदले में हमारे भी समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। बहुत सीधी सी बात है, अधिकार और जिम्मेदारियां ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हमें समाज से कुछ पाने का हक है, तो समाज के लिए कुछ करने का हमारा फर्ज भी तो है। तो हमारी जिम्मेदारियां हैं क्या? एनसीईआरटी 4 जरूरी बातें बताता है। पहली, हम सबका जो कॉमन गुड है, जैसे कि हमारा पर्यावरण, उसकी रक्षा करें। दूसरी, दूसरों के अधिकारों की इज्जत करें। तीसरी, जब हमारे अधिकार किसी और के अधिकार से टकराएं तो बीच का रास्ता निकालें, संतुलन बनाएं। और चौथी, जो कि बहुत जरूरी है, सरकार हमारे अधिकारों पर जो पाबंदियां लगाती है उसको लेकर हमेशा सतर्क रहें। और पता है, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ हमारे देश तक ही सीमित नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया एक साथ आई और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर को अपनाया। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कहता है कि हर इंसान, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सम्मान के साथ जीने का हकदार है। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर आ गए हैं, द विजिलेंट सिटीजन्स ड्यूटी। मतलब एक सतर्क नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य है। यहां एनसीईआरटी हमें एक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। अक्सर सरकारें नेशनल सिक्योरिटी या राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम लेकर हमारी आज़ादी पर बहुत ज़्यादा रोक लगा सकती हैं, और ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ता हो सकता है। इसीलिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हमेशा सवाल उठाते रहना होगा। क्या सरकार सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है? क्या फोन टैप करना सही है? क्या हमारे ईमेल्स पर नजर रखना जायज है? क्या टॉर्चर को कभी भी सही ठहराया जा सकता है? ये वो सवाल हैं जो हमारी आज़ादी को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो बात का सार यह है कि नागरिकों को हमेशा चौकन्ना रहना होगा, सजग रहना होगा। हमें ये देखना होगा कि सरकार जो भी पाबंदियां लगा रही है वो वाकई जरूरी और जायज हैं, ताकि हमारा देश कभी भी एक तानाशाही की तरफ न बढ़ जाए। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जब बात सुरक्षा की आती है तो हमारी आज़ादी की रक्षा कौन करता है? इसका जवाब हम खुद हैं, नागरिक। और अगर एनसीईआरटी का ये विश्लेषण आपको वाकई काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो एनसीईआरटी को सच में गहराई से समझना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी और का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर दे। तो बस पढ़ते रहिए और समझते रहिए।